एडेप्टेशन का ही दूसरा भाग सुंदरी नामक जो वृक्ष है, ये सुंदरबन में उगने के कारण उसका नाम, हालांकि सुंदरी जो वृक्ष के नाम पर ही सुंदरबन पड़ा है, वहाँ पर ये वृक्ष उगता है, बड़ा पेड़ है और ये नमकीन मिट्टी में उगने वाला पेड़ है। तो इस प्रकार के अनुकूलन को हम हैलोफाइटिक एडेप्टेशन कहते हैं। और ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, लवण की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि नमकीन मिट्टी में उगने के कारण इसकी कुछ जड़ें मिट्टी को छेद कर ऊपर की ओर चली आती हैं, जिसे हम रेस्पिरेटरी रूट्स या श्वसन जड़ें या न्यूमेटोफोरस भी कहते हैं। और ये क्या करता है कि ये वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है ताकि श्वसन क्रिया में सहायता पहुंचती है, क्योंकि नीचे जो मिट्टी है, मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो जड़ों को श्वसन करने में असुविधा होती है। इसलिए पहली विशेषता है इसकी रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोरस या श्वसन जड़ें। दूसरी विशेषता है विविपेरस जर्मिनेशन, अंग्रेजी में कहते हैं जरायुज अंकुरण। इसमें क्या होता है कि अगर हम इसे अगर किसी अंकुरण के लिए हम अगर जल में थोड़ा नमक डाल दें, नमक डालकर उसको, उस बीज को फुलाकर और उसको हम अंकुरित करना चाहें तो वो नहीं हो पाता है। इसीलिए इसका जो फल होता है वो मिट्टी में नीचे गिरने के बाद वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसके बीज का अंकुरण फल के अंदर ही हो जाता है। तो इस प्रकार के अंकुरण को हम विविपेरस जर्मिनेशन या जरायुज अंकुरण कहते हैं। तो ये इसकी प्रधान विशेषता है। तो जरायुज अंकुरण क्या है? जिसमें वह अंकुरण जिसमें बीज का अंकुरण फल के अंदर ही हो जाए तो उसे कहेंगे विविपेरस जर्मिनेशन, जो सुंदरी नामक वृक्ष में होती है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो उसके जो अंकुरण नहीं हो पाएगा और नए पेड़, नए वृक्ष नहीं उग पाएंगे। ये इसकी प्रधान विशेषताएं हैं। इसके अलावा इसकी जड़ें अधिक विकसित होती हैं क्योंकि नीचे नमकीन मिट्टी होता है तो काफ़ी गहराई में जाती है। इसके अलावा थोड़ा दलदल टाइप पर भी होता है, इसीलिए पेड़ गिरे ना, इसलिए इसकी जड़ें काफ़ी अधिक विकसित होती हैं। इसकी पत्तियां जो होती हैं वो मोटी होती हैं, चिकनी होती हैं और मोम युक्त होती हैं और इस पर स्टोमेटा की संख्या कम होती है। हालांकि ये नमकीन मिट्टी में उगता है, किंतु इसमें स्वच्छ जल की कमी होने के कारण ये पानी अधिक मात्रा में न उड़ सके, इसीलिए इसमें स्टोमेटा की संख्या जो कम होती है। तो ये सब इस विशेषताएं हैं सुंदरी की। और इसमें हमको प्रदान करना है रेस्पिरेटरी रूट के बारे में और विविपेरस जर्मिनेशन के बारे में। इसके अलावा एक और प्राणी का हमें अनुकूलन जानना है। तो इसमें वो ऊंट है। ऊंट रेगिस्तान या मरुभूमि का पौधा है जहाँ पर जल का अभाव होता है। तो उस ऊंट में हमें बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन हमें विशेषता के बारे में जानना है, वो है इसका आरबीसी का। और इसमें जल धारण की क्षमता किस प्रकार होती है, ये दो के बारे में जानना है। तो सबसे पहला हम समझेंगे कि ऊंट में यह क्षमता होती है कि एक बार में वह 150 से 200 लीटर तक पानी पी सकता है और उसका पानी वो बिना पानी पिए इसके बाद वो 15 से 20 दिन तक भी जी सकता है। वह पानी इसका संचित रखता है और इसमें इसका जो कुबड़ होता है, हम्प होता है अंग्रेजी में कहते हैं, वो उस हम्प में भी वो चर्बी जमा होता है।
चर्बी जमा का जो चर्बी है उसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म से उससे भी जल टूट टूट कर मिलता रहता है। इसकी पसीना ग्रंथियां बहुत कम होती हैं, ये गर्मी में चलता रहता है, परंतु इसके त्वचा से पसीना के रूप में जल भी बहुत कम निकलता है और इसके त्वचा के नीचे अनेक उभार होते हैं और जिसमें जल संग्रह होता है। तो इस तरह से ये अपने जल को विभिन्न तरह से संग्रह करके ये पानी को बचा के रखता है और रेगिस्तान में प्रचंड गर्मी के बावजूद भी 10 से 15 दिन या 20 दिन तक बिना पानी पिए भी यह जी सकता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है आरबीसी की, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 9 में, तो इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं वो हमें जानना है। जनरली हम स्तनपाइयों का जो ये आरबीसी है वो गोलाकार और केंद्रक विहीन होता है, किंतु सबसे पहला विशेषता है इसका कि ये अंडाकार और केंद्रक युक्त होता है। एकमात्र ऊंट ही ऐसा स्तनपाई है जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है। तो अंडाकार होने के कारण गाढ़े रक्त में भी जब जल की कमी होती है तो रक्त इसका गाढ़ा हो जाता है, तो गाढ़े रक्त में भी यह आसानी से प्रवाहित हो सकता है। ये इसकी पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता है आरबीसी की कि इसका जीवन काल अधिक दिनों तक होता है। इसका जीवन काल आरबीसी ये अधिक दिनों तक जीता है। और तीसरा विशेषता है हमारा आरबीसी का बहुत सा कार्य है, लेकिन इसके आरबीसी का केवल एक ही कार्य है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। तो ये आरबीसी की इसकी 3 भूमिकाएं हुई। पहला, अंडाकार होने के कारण ये गाढ़े रक्त में आसानी से बह सकता है। दूसरा, आरबीसी का जीवन काल अधिक दिनों का होता है। और तीसरा, आरबीसी का केवल एक ही काम होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। अब अंत में हमें अनुकूलन तो नहीं कहलाएगा, ये चिंपैंजी की कुछ ऐसी विशेषताएं या उसकी खास 3 विशेषताएं उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला विशेषता ये है कि चिंपैंजी है वनमानुष, ये दीमक खाता है। तो उसे अगर पता चलता है कि किसी पेड़ के छाल में दीमक है तो दीमक खाने के लिए वो क्या करता है कि किसी पतली टहनी को तोड़कर उसकी पत्तियां को अलग कर देता है और अलग करके उससे उस जगह पर जहाँ से दीमक है उसको वो खोदने लगता है और खोदने के बाद वो दीमक निकलने लगता है तो उससे वो धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है और दीमक को खाने लगता है। दूसरी विशेषता है उससे अगर कोई कठोर फल, अखरोट या नारियल जैसा कोई कठोर फल मिल जाए तो उसको तोड़ने के लिए वो एक बड़ा पत्थर नीचे रखता है या कोई लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रखता है और उसको तोड़ने के लिए या फोड़ने के लिए किसी लट्ठे का प्रयोग करता है या किसी पत्थर का प्रयोग करके उसे तोड़ लेता है। तो तोड़कर फिर उस कड़े फल को वो खा लेता है। और तीसरा है अगर उसे कोई बीमारी होती है, कोई परजीवी से वो पीड़ित हो जाता है, बीमार पड़ता है, तो उसे पता होता है कि कौन सी औषधीय पौधा का पत्ता को खाने से हमारी यह बीमारी ठीक हो जाएगी। तो उस औषधीय पत्ते को वो तोड़कर खा लेता है और अपनी बीमारी को ठीक करता है। तो इसमें उसका भी दिमाग जो है ये हम लोगों की तरह तेज चलता है। वो दीमक को किस प्रकार खाता है, कठोर फल को किस प्रकार तोड़ता है और बीमार पड़ने पर वो किस प्रकार औषधीय पत्तों को खाकर वो अपने आप को स्वस्थ रखता है। ये हमें चिंपैंजी की विशेषताओं के बारे में जानना है। और अंत में है मधुमक्खी। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। इसमें नर, मादा और नर मतलब नर है और मादा मतलब रानी मधुमक्खी होती है और बाकी श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियों का बहुत सा कार्य होता है। वो शहद को इकट्ठा करती हैं, छत्ता बनाती हैं, लेकिन शहद को इकट्ठा करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के फूलों का रस चूसती हैं या विभिन्न प्रकार से वो रस को इकट्ठा करती हैं। तो इसके लिए वो जहाँ तहाँ उड़ती हैं
वो दो तरह का, छत्ते में आकर दो तरह का वो नृत्य करती है। एक है राउंड डांस, गोल नृत्य, और एक है वैगल डांस, दोलन नृत्य। तो अगर वो उसे मालूम पड़ता है कि पराग 75 मीटर से कम की दूरी पर है, तो छत्ते में आकर वो राउंड डांस करता है। और इसके बाद और जो इसके अलावा राउंड डांस करते करते अपने उदर की सहायता से यह भी दर्शा देता है कि किस दिशा में पराग है। लेकिन 75 मीटर से अधिक दूरी अगर होती है तो छत्ते में आकर वो वैगल डांस करता है। वो अंग्रेजी अक्षर 8 की तरफ डांस करता है और उसी समय डांस करते करते अपने उदर की सहायता से यह भी दर्शा देता है कि किस दिशा में वो पराग है। इस प्रकार बाकी मधुमक्खियाँ जो हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ, उधर जाकर पराग इकट्ठा करके छत्ते में आकर शहद को बनाती है। इस प्रकार मधुमक्खी में ये दो नृत्य होती हैं, इसके बारे में हमें जानना है, राउंड डांस और वैगल डांस। राउंड डांस गोल गोल होता है और वैगल डांस अंग्रेजी अक्षर 8 की तरह होती है। राउंड डांस अगर 75 मीटर से कम दूरी में हो और वैगल डांस 75 मीटर से अधिक की दूरी हो। तो ये हमें इतना ही जानना था।